मेरा मॉर्निंग सर। कर देता हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो मेरा नाम है संदीप पाटिल और आप लोगों ने मुझे पहले किसी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, हिंदी में बिग डेटा के बारे में बात करते हुए। सो यहाँ पे किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है? एनीवन? यस सर, PG117। ओके, प्रज्वल? ओके। सो कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, कोई चिंता नहीं, आगे चल के देख लेना, जरूरत पड़ेगी बीच-बीच में। ठीक है? सो मेरे बारे में बात करने से अच्छा अपन आप लोगों के बारे में बात करते हैं पहले। शुरुआत है, राइट? एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, कोर्स कैसा चलने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, और सबसे आखिरी बात अपन सबसे पहले करते हैं कि अगर आप कंपनी में लग गए, ये कोर्स वगैरह होने के बाद, ये पढ़ाई वगैरह होने के बाद, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है? क्योंकि कई बार हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आइडिया नहीं रहता, अपन ऐसे ही काम में पड़ जाते हैं। बाद में हमको समझ में आता है भैया ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा मुश्किल जा रहा है। रही बात डेवलपमेंट, ग्रोथ वगैरह क्या है, इसके बारे में भी बात होगा। तो ओवरऑल करियर के बारे में बात होगा एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं इस फील्ड को लेके उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत हम करते हैं। और जो पहला चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जॉब, कौन सी जॉब प्रोफाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब इधर कोर्स को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी चीजों के बारे में सुना रहेगा आप लोगों ने, है ना? डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, और कुछ सुना है? डेटा एंट्री? ओके। तो बहुत डिफरेंसेस है इन फील्ड्स में। कई बार ऐसा मेरे को लगता है कि ये सेम ही है। डेटा इंजीनियरिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, बट एवरी फील्ड हैज इट्स ओन यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है? तो अपना जो कोर्स है वो डेटा इंजीनियर के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन बहुत लोगों के मन में डेटा साइंस भी रहता है कि डेटा साइंस हमको करना है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये सारी चीजों में हमको पढ़ना है। बट दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट फील्ड। दोनों फील्ड्स का ब्रेकडाउन मैं आज करने वाला हूँ। दोनों फील्ड्स में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे मैंने बोला, सबसे आखिरी बात सबसे पहले, मतलब अगर कंपनी में जाके प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसके ऊपर काम क्या किस प्रकार से रहेगा, क्या मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, मगरमच्छ से डर, प्रोग्रामिंग। यहाँ पे कितने लोगों को प्यार है प्रोग्रामिंग से? जी नहीं सकते प्रोग्रामिंग के अलावा? ओके, जस्ट वन। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रोग्रामिंग से प्यार कर पाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग करना इज लाइक, ऐसा नहीं होता एक छोटा बच्चा उसको इंस्ट्रक्शन देना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप इंस्ट्रक्शन सही से दोगे तो चलेगा, इंस्ट्रक्शन सही से नहीं दोगे तो ऊट-पटांग हरकतें करेगा वो। ठीक है? जिसमें आते हैं एरर्स, एप्लीकेशन में बग्स आ जाते हैं, फिर हमको उसके अराउंड खेलते बैठना पड़ता है। ठीक है? सो सबसे पहले तो मैंने कहा एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें डेटा इंजीनियर का क्या रोल रहेगा और डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं तो आपको चीजों में क्लैरिटी रहेगा। ठीक है? सो लेट अस से वी हैव दिस वन सोशल मीडिया वेबसाइट जिसका नाम है गोजो। यहाँ पे कोई एनिमे देखता है? यस, जो एनिमे देखते हैं यस उनके सर। चेहरों पे एक स्माइल दिखाई दे रही है। ठीक है? गोजो नाम इसके लिए रखा है क्योंकि शॉर्ट है, बोलने को आसान है एंड याद रखने को भी आसान है, शेयर करने को भी आसान है। अब जब से एनिमे वगैरह आया है तो कूल भी लग रहा है। ठीक है? सो एक गोजो नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपन चलाते हैं एंड इसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे लोग रजिस्टर कर रहे हैं। अपना ही है, हमने ही बनाया है। ठीक है? बहुत सारे लोग आके रजिस्टर कर रहे हैं एंड क्योंकि अब अपने पास जनता बहुत ज्यादा हो गया तो एडवर्टाइजर्स भी आएंगे यहाँ पे।
एडवर्टाइज करने कॉर्पोरेट्स भी आएंगे। यूट्यूब का बिजनेस मॉडल कैसा है? क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं और जो एडवर्टाइजर्स है वहां पे एडवर्टाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फोन्स वगैरह रिव्यू करता हूं और मेरी वीडियो पे आप क्लिक करोगे, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको किसी मतलब रेडमी या फिर आईफोन या फिर सैमसंग ऐसा कोई तो एडवर्टाइज आपको देखने को मिले, उसका प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है। सो जनता बहुत ज्यादा है, एडवर्टाइजर्स भी आ गए, बहुत बढ़िया, सब सुकून से चल रहा है। लेकिन वेबसाइट्स के बारे में मैं एक बात बता दूं, अभी जो भी आप फोटोज वीडियोस जो इंस्टाग्राम पे आप अपलोड कर रहे हो, या फिर अगर यहाँ पे कोई यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है, क्योंकि अभी तो रील्स एंड शॉर्ट्स तो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, नॉर्मल हो गए। ठीक है। सो जो भी फोटोज हो गए, जो भी वीडियोस हो गए जो हम अपलोड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे सेव हो रहे हैं। आपके डिवाइस पे है क्या? आपके डिवाइस पे नहीं है, किसी और डिवाइस पे सेव है। ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। अंदर है क्या जगह वहां से? ठीक है, आगे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात कर रहे थे। सोशल मीडिया का अपना एक साइट है, गोजो नाम का। इस साइट के ऊपर बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा जमा हो गया अभी अपने पास, तो एडवर्टाइजर्स भी अपने पास आ रहे हैं। ठीक है। एक चीज मैंने कहा कि इंस्टाग्राम पे जब भी हमने कोई पोस्ट किया है ना, इंस्टाग्राम से पहले चलो फेसबुक के ऊपर लोग पोस्ट करते थे, राइट? और फेसबुक के जो पोस्ट है, अगर आप खोल के देखो तो कैसा है, मतलब बचपन की सारी गलतियां याद आ जाती है, राइट? यहाँ पे फेसबुक के जमाने के लोग हैं, 90s वाले, सभी तो 90s वाले ही रहेंगे, लेकिन उसमें भी ऊपर के 90s वाले, 90 टू 95 वाले भी रहेंगे, 90 के नीचे वाले भी रहेंगे जिन्होंने फेसबुक इस्तेमाल किया है। शायरी डाल दी है, किसी दिन क्या कहते हैं, पहाड़ पे घूमने गए, तो पहाड़ पे लटकते हुए फोटो डाल दिया, है ना? पहले वीडियोस वगैरह उतना शेयर नहीं होते थे, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था। महीना भर में 1 जीबी मिलता था, तो वीडियो अपलोड करना वगैरह वाज नॉट दैट इजी। आज जितना आसान है उतना आसान था क्या? उतना आसान नहीं था। सो हमने बहुत सारे फोटोज अपलोड किए, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अपने फोन का स्टोरेज पैक हुआ, अपने फोन से अपन ने उड़ा दिए। फेसबुक पे लॉगिन करते हुए मिलते हैं जगह पे, तो फेसबुक ने कहीं पे स्टोर किया होगा, राइट? सो सर्वर्स, सर्वर उसी चीज को कहते हैं जहां पे आपका वेबसाइट हो या फिर डेटा हो, होस्ट किया जाता है। होस्ट किया जाता है मतलब वहां पे मान लो कि स्टोर होता है। ठीक है। सो अपनी गोजो वेबसाइट भी जो है वो एक सर्वर के ऊपर स्टोर्ड है। यस, किसी को डाउट है ऑनलाइन में? Sir, repeat the sentence that you have ओके, just said. ओके। सो जो भी आप वेबसाइट आज देख रहे हो, वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर उसके जो पेजेस हैं या फिर उसका जो भी कंटेंट है वो रखा गया है, और जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो उस सर्वर से आपको वो वेबसाइट देखने को मिलता है, वो सर्वर से सारा कंटेंट आप देख सकते हो। ठीक है। सो आपका वेबसाइट का डेटा हो गया या फिर कोई भी पेजेस वगैरह हो गए, ये सारे सर्वर के ऊपर रहते हैं। ओके। नाउ सिचुएशन ऐसा है कि जब आपके सोशल मीडिया साइट के 50-100 यूजर्स है, तो एक कंप्यूटर पे होस्ट करना इज लाइक, हाँ ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? बट यूजर्स बढ़ जाए तो डेटा भी बढ़ेगा। दिस डेटा विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसी बीच अगर कोई ऐसा पिक्चर आ जाए, जैसे लास्ट टाइम आया था कोई तो भी, उस पिक्चर से काफी ज्यादा ब्रेकअप्स हो गए थे। एंड एक और कोई तो पिक्चर आया था, मैंने सुना उसके बाद बहुत सारे लोगों ने तो सुसाइड किया था। ऐसे सुबह सुबह ऐसी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात नहीं करते, बट ऐसे सिचुएशंस आए थे। अगर मान लो कोई ऐसा कबीर सिंह जैसा मूवी आ जाए, तो लोग तो स्टेटस स्टेटस डाल डाल के पूरा सोशल मीडिया भर डालते हैं।
जिसका भी स्टेटस खोलो वही दुख भरी दास्तां सुनाई देती है, राइट? ऐसा लोड आ रहा है, ऐसे लोग पोस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो ये अमाउंट ऑफ डेटा भी बढ़ेगा। एक ऐसा वक्त आएगा ये सिंगल सर्वर इज नाउ नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा, उतना डेटा ये हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है? वहां पे प्रॉब्लम आना चालू हो जाते हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर वेबसाइट्स, जो वेब एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपके अभी आगे और अपन बढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। वेबसाइट के ऊपर, अच्छा, यहाँ पे बिग डेटा का कोर्स के लिए सभी लोग सोच रहे थे, तो आपको वेबसाइट्स के ऊपर कभी आपने गए होंगे, सिंपली लर्न हो गया, एडुरेका हो गया, ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर आप गए होंगे, राइट? किसी ने उनके चैटबॉट से बात करने की कोशिश की? अगर आप उससे बात करोगे और उसके बाद ऐसे ही सिंपली आप उस वेबसाइट के ऊपर विजिट करो, उनके वेबसाइट पे हजारों कोर्सेस है, उसमें से जिस कोर्स पे क्लिक करोगे सामने से कॉल आएगा, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स? उनको कैसे पता चला कि आप वही कोर्स देख रहे हो? उनके वेबसाइट पे तो हजारों कोर्सेस थे। तो कौन सा यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है, इस चीज का एक बिहाइंड द सीन्स डेटा जनरेट होते रहता है, जिसको हम लॉग्स कहते हैं। कौन यूजर क्या कर रहा है, व्हाट्स हैपनिंग ऑन द वेबसाइट। अच्छा, इंस्टाग्राम की रील्स ही देख लो, जिस प्रकार के रील्स आपको पसंद है उस प्रकार के रील्स दिखाए जाते हैं। किसी रील आती है और आप सरका देते हो इमीडिएट ऊपर, तो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है वो दिखाओ। वैसा दिखाते तो अटका के रखते हैं अपने को, है कि नहीं? ऐसा होता है, रील्स ऐसे ही खोल लिए। अभी तो ऐसा हो गया, रील्स हम क्यों खोलते हैं वो भी हमको पता नहीं। हाथ में मोबाइल पड़ गया, अपने आप उंगलियां इंस्टाग्राम, अपने आप रील शुरू, होता है ऐसा। लेकिन एक चीज जानना जरूरी है, रील्स पे हम अटकते क्यों हैं? क्योंकि आपको वो चीज दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, और आप क्या देखना चाहते हो ये पता कैसे चलता है? आप उस रील को कितनी वक्त तक देख रहे हो, आप उसको लाइक कर रहे हो क्या, आप उसे किस किस के साथ शेयर कर रहे हो, इन चीजों के ऊपर से कैलकुलेट किया जाता है कि आपको ये सर्टेन कंटेंट पसंद है, तो उस प्रकार का कंटेंट आपको दिखाया जाता है, ठीक है? सो एज अ सोशल मीडिया वेबसाइट, हम भी तो चाहेंगे ना कि लोग भी हमारे वेबसाइट के ऊपर आए बैठे, और हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने लोग एक्टिव रहेंगे उतने एडवर्टाइजर से अपन पैसा खींच पाएंगे। नहीं तो एडवर्टाइजर्स क्या बोलेगा? हम बोलेंगे नहीं, हमने तो इको फ्रेंडली बनाया। इको फ्रेंडली मतलब कोई 10 मिनट के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता, बोले तुम जाओ फिर, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे वेबसाइट में, राइट? जिसके पास जितने एक्टिव यूजर्स हैं, एडवर्टाइजर्स उतना पैसा देंगे उसको। जालना रोड पे बैनर लगाना है, पैसा ज्यादा जाएगा। ऐसे रोड जहां से कुत्ता भी ना जाए, वहां पे बैनर के कौन पैसे देगा? समझ में आ रहा है? सो इट्स ऑल अबाउट जनता का फ्लो किधर है। अब सर्वर तो एक ही है, डेटा बहुत ज्यादा है, यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, डेटा बढ़ते जा रहा है। कभी कभार अगर ऐसा हो गया कि व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते वक्त आपको आधा घंटा वेट करना पड़ जाए एक फोटो अपलोड करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना प्रेफर करोगे? इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने के लिए, फोटो डालने के लिए एक एक घंटे का वेटिंग हो जाए, आप बोलोगे छोड़ो यार, ये झंझट में कौन पड़ेगा? अगर इंस्टाग्राम देखते वक्त एक रील के बाद दूसरी रील जो आपको दिखाई जाती है, वो रील में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो, मतलब घूमते रह जाए चक्का, वो आप बोलोगे भाई हमारा इंटरनेट तो चल रहा है। होता है ऐसे? किसी ने 10वीं का रिजल्ट देखा है पीक टाइम में? या फिर यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम वाले होंगे, कि मेरे दोस्त भी कुछ करते हैं, तो उनके जब रिजल्ट्स आते हैं हम देखने जाते हैं तो वेबसाइट ही मर जाता है, लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लो अपना वेबसाइट इतना फेमस हो गया, ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल हो जाएगा अगर अपन ढंग से काम करेंगे तो, डिफिकल्टी होगा। सो एक चीज हमेशा याद रखना, जब एक सर्टन डिग्री, एक सर्टन अमाउंट के ऊपर डेटा चला जाता है तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अब मैंने पूरा बैकग्राउंड बता दिया, मतलब अभी हमने स्टेज सजाया है, अभी शुरू होगा नाटक, ठीक है? अब डेटा इंजीनियर का इस रोल में क्या काम है और डेटा साइंटिस्ट का क्या काम है, दोनों के काम समझते हैं।
सबसे पहला, अगर मैं डेटा इंजीनियर की बात करूं, डेटा के सोर्सेस को अंडरस्टैंड करना, समझना। एक सेकंड रुक जाओ। डेटा इंजीनियर का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस, अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेस ऑफ डेटा। कहां से डेटा जनरेट हो रहा है वो पहले अंडरस्टैंड करना है। डेटा अलग अलग जगहों से जनरेट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सामने बैठ जाओ। सो डेटा तो है अलग अलग सोर्सेस से जनरेट हो सकता है। अगर मैं अपनी गोजो वेबसाइट की बात करूं, यूजर्स जो पोस्ट डाल रहे हैं, डेटा है। एडवर्टाइजर्स जो एडवर्टाइजर्स पुश कर रहे हैं, डेटा है। यूजर्स और एडवर्टाइजर्स, इनका बिहाइंड द सीन्स जो एक्टिविटी जनरेट हो रहा है, वो जो राइट किया जा रहा है, लॉग्स, ये भी एक प्रकार का डेटा है। अगेन इसमें एक और कंसेप्ट आता है डेटाबेसेस का, लेकिन ऑफ कोर्स अभी के लिए बहुत ज्यादा लोग उसके साथ फैमिलियर नहीं होंगे, तो उसे मैं इंक्लूड नहीं करता हूं। सो आपके एक प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल जगहों से डेटा आ सकता है। अभी बस सोशल मीडिया वेबसाइट है, बैंकिंग की बात कर लो, फिर फाइनेंस की बात कर लो, हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर लो, किसी भी प्रोजेक्ट में मल्टीपल जगहों से डेटा आ सकता है। तो डेटा इंजीनियर का पहला जिम्मेदारी होता है कि वो समझे कि कहां कहां से डेटा आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अंडरस्टैंड दी डेटा। डेटा को समझे कि डेटा क्या है। अब डेटा को क्यों समझना है, क्योंकि उसके आगे करना है डेटा क्लीनिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनिंग, इसका अलग एग्जांपल मुझे देना पड़ेगा। अभी मान लो अपना एक शहर है, अपने शहर में आने की 3 मेजर हाईवेज है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सिग्नल्स। अभी कई बार ऐसा होता है ना, अभी जब ये ब्रिज के नीचे से अपन जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रीन रह जाता है सिग्नल, गाड़ियां खत्म हो जाती है, या फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, रेड सिग्नल लगा हुआ रहता है। हम बोलते हैं यार हमारा ट्रैफिक ज्यादा है, हमको इधर से फ्री करो, नहीं तो पीछे और जमा हो जाएगा ट्रैफिक, राइट। सो मैंने कहा ऑटोमेटिक सिग्नल्स। अब ये तो बड़ा बेसिक हो गया, अपना भारतीय जनता इतने में मानता नहीं है। दूसरा मैंने लेके आया बैरिकेड्स। सिग्नल के सामने जो जेब्रा क्रॉसिंग है, उसके अंदर से पोल्स बाहर निकलेंगे ऑटोमेटिक। और जैसे जालना रोड पे बैरिकेड्स है, बीच बीच में पहले खुला था, तो लोग घुसते थे इधर उधर और ट्रैफिक हो जाता था जालना रोड पे। अभी भी ट्रैफिक होता है, क्योंकि हमें हमारी जनता पे भरोसा है। हमको तुम कैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हम तो ट्रैफिक करेंगे। तो हमारे अंदर तो पेशेंस है ही नहीं। 2 मिनट कोई रुक जाए, ट्रैफिक सॉल्व हो जाए। कोई रुकता है? नहीं। जो रुकता है वो बेवकूफ, क्योंकि दिन भर उधर ही खड़ा रहेगा, राइट। सो हमने बोला कि हम ऑटोमेटिक बैरिकेड्स, ऑटोमेटिक सिग्नल, और अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो तोड़ने का हम चांस ही नहीं रखेंगे, क्योंकि जब सिग्नल लगेगा। और मैंने एक वीडियो देखा था, चाइना जापान कहीं का तो भी वीडियो था, रोड के अंदर से पोल्स बाहर निकल आते हैं। अगर कोई फुटपाथ के ऊपर से गाड़ी चला रहा है, पोल्स नीचे रहता है, जब फुटपाथ के ऊपर से गाड़ी अगर चल गया तो पोल्स खड़े हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। सो वैसे पोल्स का सिस्टम अपन ने बोला पूरा एकदम, मतलब मेट्रो सिटी बना देना, एकदम अल्टीमेट लेवल का अपने को बना देना है। हम ये प्रपोजल लेके गए, हमारा प्रपोजल सैंक्शन हो गया। नाउ हम बहुत ज्यादा खुश हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करना पड़ेगा वो है ट्रैफिक का फ्लो मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके ऊपर ही तो डिसीजन लोगे, किस रफ्तार से शहर में गाड़ियां आ रही है। या फिर मान लो हमारे शहर के 3 बड़े रोड, एक जालना रोड हो गया, बीड़ बाईपास का एक रोड हो गया, और कौन सा है, अभी के लिए चलो 2 रोड पकड़ो। जालना रोड एक हो गया, बीड़ बाईपास हो गया, जहां से ट्रैफिक शहर में आ सकता है, या फिर लोग घूम फिर के यही रास्तों पे जाते हैं, ठीक है। सो इनकी ट्रैफिक हम मॉनिटर करने लग गए कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे आ रही है, कितनी गाड़ियां यहाँ से निकल रही है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा हम बोल रहे हैं हम सिग्नल्स को ऑटोमेटिक करेंगे, बैरिकेड्स और पोल का सिस्टम अपन लगाएंगे, ओके। अब हमने कर दिया, अब हम खुश हैं। अभी सिटी पुलिस जो है उनको टेंशन नहीं है, बस खड़े हैं, क्योंकि कोई सिग्नल तोड़ ही नहीं सकता कि पोल ऊपर आ जाए। कहां से तोड़ोगे सिग्नल, चांस ही नहीं है। नाउ इस केस में होता यह है कि मान लो वो क्या करता है, गाड़ी अगर कोई आती है तो गाड़ी
कौन सी है, उसका टाइप और उसकी स्पीड क्या है और किस टाइम ये गाड़ी यहां से गुजर रही है वो मॉनिटर हो रहा है। तो पहले एक कार आई जिसकी स्पीड थी 45 डिटेक्ट हो गई, देन बाइक आई उसकी स्पीड 65 डिटेक्ट हुई, कार की अगेन 30, देन दूसरी कार गई, देन फिर एक बाइक गई और फिर अचानक से एक कार आती है, उसकी स्पीड ये डिटेक्ट हो जाती है। ना इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी इस रफ्तार से भागी है, ना इस पूरी पृथ्वी पे ऐसा कोई व्हीकल नहीं है जो इस रफ्तार से चल सकता है। अगर किसी के पास है तो बताना। सो इस रफ्तार से तो गाड़ी चलने से रही, ठीक है। कितना हो गया ये 99,999, ठीक है। इलॉन मस्क की भी आंखें चमक जाएगी ये नंबर देख के, बोला इस शहर में ऐसी गाड़ी है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जरूरी नहीं है कि गाड़ी इस रफ्तार से गई होगी, अपनी सेंसर की गड़बड़ी भी हो सकती है। अगर हमारा सेंसर उस टाइम थोड़ा करप्ट हो गया या फिर एटमॉस्फेरिक कोई कंडीशन की वजह से या फिर कोई सिचुएशन की वजह से, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेंसर में गड़बड़ी हो जाए, स्पीड गलत डिटेक्ट हो, ऐसा हो सकता है। और हम बैरिकेड्स किस चीज पे डिसाइड करते हैं कि किस रफ्तार से ट्रैफिक आ रहा है, किस रफ्तार से शहर के बाहर जा रहा है, उस बेसिस पे हम चूज करते हैं, उस बेसिस पे हम सोच रहे हैं। नाउ इफ यू लुक एट दिस, सी, अगर मुझे शहर के अंदर के सिग्नल्स करने हैं तो अगर मैं इतनी गाड़ियों का एवरेज स्पीड निकालता हूं और फिर बोलता हूं कि अच्छा ठीक है, इस एवरेज स्पीड के बेसिस पे अपन सिग्नल चालू करेंगे या बंद करेंगे, ठीक है। लेकिन जब एवरेज में मैं इसको ले लेता हूं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, सिग्नल तो ब्लिंक होना चालू हो जाएंगे, लगना तो दूर की बात, बैरिकेड्स भी अपने आप खुलना बंद होना चालू हो जाएंगे, ऐसे लगेगा हॉरर मूवी का सेट बन गया अपना शहर। जो रास्ते से गाड़ियां चल रही है, पोल्स अचानक बाहर निकल गए, किसी की गाड़ी अटक गई, उसके पीछे और 2-3 लोगों ने गाड़ी ठोक दी क्योंकि 2 मिनट 1 सेकंड पहले सिग्नल ग्रीन था। और ग्रीन सिग्नल देखते कैसे भगाते हैं लोग, ऑरेंज होता तो डबल भगाते हैं। सो ये सब होने के बाद जो अपना कॉर्पोरेशन है अपने से क्या बोलेगा, क्या कर रहे हो तुम, बंद करो तुम्हारा सिस्टम, हमारा पहले वाला ही ठीक था। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तो क्या इस रिकॉर्ड की वजह से मेरा पूरा एनालिसिस आगे का खराब हो गया, उस एक रिकॉर्ड की वजह से? अगर मैं इस एक रिकॉर्ड को ही हटा देता तो क्या मेरा एनालिसिस ठीक रहता? नॉट एक्यूरेट, बट ठीक तो रहता। एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेसी नहीं रहता, लेकिन ठीक तो रहता। सो डेटा क्लीनिंग में ऐसे डेटा को हटाया जाता है जो आपके आने वाले एनालिसिस को हैम्पर करता है, आपके आने वाले एनालिसिस को खराब करता है, जिससे आपके डिसीजंस हो गए या फिर आपका जो रिजल्ट हो गया, अगर वो गलत आ रहा है तो ऐसे रिकॉर्ड्स को हटा देना या फिर इसकी जगह पे कुछ और सब्स्टिट्यूट कर देना, ये सारा प्रोसेस आता है आपके डेटा क्लीनिंग के अंडर। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेस ऑफ डेटा, फिर डेटा को समझना। अब डेटा को क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये जो दूसरी फील्ड है, जैसे कार्स की अपन बात कर रहे हैं, ये जो फील्ड है मुझे पता ही नहीं कि ये स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं इसे क्लीन कैसे करूं? कोई चांस ही नहीं है क्लीन करने का, क्योंकि 99,999 अगर मैं ये कहता हूं, ये तो 60 रुपए के गेम में आते थे, याद है? बचपन में एक ब्लैक कलर का गेम खेलते थे अपन, 60-70 रुपए में वो मिलता था उस टाइम पे, उसमें 99,999 इन 1 ऐसा कुछ तो भी रहता था लिखा हुआ। सो वैसा अगर है ये, तो मुझे क्या पता ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ आई एम नॉट अवेयर अबाउट द डेटा, हाउ कैन आई क्लीन इट? इसे क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है? ओके। सो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देखी डेटा इंजीनियर की: डेटा के सोर्सेस को समझना, डेटा को समझना, डेटा को क्लीन करना। आगे आता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। अभी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म का मतलब मैं आपको बता देता हूं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाना। टेक्नोलॉजिकल डिस्कशन बाजू में रखते हैं, वो तो होते रहेगा आगे। सूरज की गर्मी से समंदर के पानी का भाप बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन। भाप ऊपर जाता है,
इसका डेंसिटी हवा से कम है, ऊपर जाता है, फिर ठंडा होता है, क्लाउड बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लाउड बन के वो ट्रैवल करता है किसी जगह पे, जब वो उसका एकदम वेट ज्यादा हो जाता है, बारिश चालू हो जाती है, वो जो क्लाउड्स है उसमें से जो पानी आ रहा है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। वो पानी जमीन पे गिरता है, जमीन के मिनरल्स उसमें मैच होते हैं, नदी में वो पानी जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। डैम में आके वो क्लीन होता है, आगे वाटर प्रोसेसिंग प्लांट से डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके घर में आता है। आपके घर में आप उसे अलग अलग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल हो जाए, अगेन ड्रेनेज सिस्टम, अगेन समंदर, साइकिल चालू है। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब यही सेम चीज डेटा पे कैसे अप्लाई करोगे कि डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है? जैसे बिहाइंड द सीन्स, मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जांपल बोला था, जब आप काम कर रहे हो या फिर जब आप मान लो किसी वेबसाइट पे जाके कोई कोर्स सर्च कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, आपका एक्टिविटी ट्रैक हो रहा है बेस्ड ऑन दीज लॉग्स। तो लॉग्स में सिर्फ आपके अकेले का एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे यूजर्स हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए कोई एक बंदा इंस्टाग्राम के सर्वर्स के आसपास बैठा रहेगा कि नहीं चलो संदीप पाटिल क्या कर रहा है मॉनिटर करो, फिर एक एक रील वो मैन्युअली सिलेक्ट करके दे रहा है। नो, इट इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। सो ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास जो डेटा है जिसको हमने क्लीन कर रखा है, क्लीन किया क्योंकि अब उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, अब गलती उसमें है नहीं, डेटा एकदम करेक्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है। नाउ वो डेटा आएगा, उसको आप प्रोसेस करोगे, उसके अंदर से कुछ रिजल्ट्स निकालोगे और उन रिजल्ट्स को आप यूज करोगे अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए। यहां तक क्लियर है? ओके, ये हो गया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद डेटा लोडिंग इनटू डेस्टिनेशन सिस्टम्स। अभी ये चार मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको हर डेटा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में मिलेंगे। हर डेटा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में ये चार चीजें रहेगी। अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेस ऑफ डेटा, ये सब एक्सट्रैक्शन, आप डेटा खींचोगे अपने एंड पे लेके आओगे, एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, क्लीनिंग इट, ट्रांसफॉर्मिंग इट एंड लोडिंग द डेटा टू डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? कोई क्लाउड का स्टोरेज सिस्टम हो सकता है, कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई नोसीक्वल डेटाबेस हो सकता है, जैसा आपका यूज केस है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मुझे चलाना है, मैं क्लाउड स्टोरेज पे लेके जाऊंगा। मुझे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करना है, मैं आरडीबीएमएस में लेके जाऊंगा। मुझे बिजनेस इंटेलिजेंस करना है, रिपोर्टिंग करना है, मैं नोसीक्वल में लेके जाऊंगा। अभी के लिए व्हाट इज आरडीबीएमएस, व्हाट इज नोसीक्वल, व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना जानो कि अलग पर्पस के लिए अलग जगह पे लिखोगे, ठीक है? सेम चीज लेकिन पर्पस अलग रहेगा, तो अलग जगह पे आप लिखोगे, ठीक है? इसके बाद एक सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा पाइपलाइन? इंटरव्यू में इस चीज का मेंशन 100% होने वाला है। जब भी आप जॉब इंटरव्यू को जाओगे या फिर जब भी यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, तो इस चीज का मेंशन जरूर होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा पाइपलाइन? अच्छा, डेटा पाइपलाइन छोड़ दो भाई, वो तो सुना नहीं होगा, बट इसमें से एक शब्द तो सुना होगा, पाइपलाइन। पाइपलाइन के बारे में सभी लोग अवेयर रहेंगे। पाइपलाइन क्या होता है? जिसमें से पानी बहता है। अब पानी का भी क्या सिस्टम है, वाटर प्रोसेसिंग प्लांट से प्रोसेस होके ओवरहेड वाटर टैंक में, वहां से आपके एरिया में, फिर मोटर लगा के ऊपर टंकी में, यही सिस्टम है। फिर टंकी से आपको जहां जहां यूज करना है पानी घर में, वहां पे आप इस्तेमाल करते हो। और घर का भी पाइपलाइन होता है अलग से, इसको ट्रेस बैक करते जाओ तो वो अपने समंदर के एग्जाम्पल पे चला जाएगा। आपके नल से पानी तो आ रहा है लेकिन वो समंदर से आया हुआ पानी है, हजार ट्रांसफॉर्मेशन होके आया है आप तक। सो एक चीज जानो, पाइपलाइन हम जानते हैं जिसके अंदर से पानी बहता है। अगर ये पानी रैंडमली बहता है, मान लो पानी कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपके घर में ऐसा हो गया कि आप बेसिन का नल चालू कर रहे हो तो बाथरूम का नल चालू हो रहा है, अगर आप ऊपर की टंकी में पानी छोड़ रहे हो तो वो पानी किधर ही अलग जगह पे लीक हो रहा है।
तो गाली किसको दोगे? प्लम्बर को? क्या फिटिंग कर रखा है? हम जो करना चाहते हैं वो तो हो ही नहीं रहा। आप बाथरूम का शावर चालू करते हो तो बेसिन का नल चालू हो जाता है। ऑफ कोर्स सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, राइट? ऐसी चीजें होती नहीं है नॉर्मली, क्योंकि प्लम्बर लोग ढंग से पाइपलाइन बनाते हैं। डेटा इंजीनियर को भी पाइपलाइन बनाना होता है डेटा का, और जहां पे जिस डेटा का जैसा रिक्वायरमेंट है वहां पे वो डेटा उस प्रकार से एक्सेसिबल चाहिए। ये भी डेटा इंजीनियर का जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि आपको रिपोर्टिंग करना है और आपने स्टोरेज में डेटा रखा है, या फिर आप डेटा को उस फॉर्मेट में लेके ही नहीं आ रहे जिस फॉर्मेट में लेके आना है। जैसे वाटर प्रोसेसिंग प्लांट के बाद पानी आपके पास आने वाला था, बिना प्रोसेस किए ही पानी आ रहा है। वैसा अगर कोई पाइपलाइन बना दे तो हमें इनकन्वीनियंस होगा। सेम थिंग प्रोजेक्ट को इनकन्वीनियंस हो सकता है। पाइपलाइन डिसाइड करता है फ्लो कैसा चलेगा। इवन द साइज ऑफ पाइप्स, कितना डायमीटर है पाइप का, वो डिसाइड करता है कि पानी कैसा बहेगा, किस फोर्स से बहेगा, और कितने लोगों को हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर इतना पाइपलाइन अपन बिल्ड कर रहे हैं तो। सेम थिंग इज अबाउट द डेटा, कि कितनी रफ्तार से डेटा आपको चाहिए, किस किस को अवेलेबल करवाना है, और डेटा का फ्लो आपके प्रोजेक्ट में कैसा होगा, सोर्स से डेटा जनरेट होने से लेकर रिपोर्ट बनने तक, या फिर सोर्स से डेटा जनरेट होके वो कहीं पे स्टोर होने तक। ये जो पूरा प्रोसीजर है जो हो रहा है, ये हम ही डिसाइड कर रहा है एज ए डेटा इंजीनियर। ये पाइपलाइन बनते जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेटा पाइपलाइन। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये सब कहानी नहीं गाना है कि बाथरूम का नल चालू करेंगे तो शावर चालू होगा। सी ऐसा होता है, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं और इधर मॉक इंटरव्यू में लोग मेरे एग्जांपल देना चालू कर देते हैं, क्योंकि एग्जांपल चिपक जाता है, कंसेप्ट छूट जाता है। एग्जांपल इज लाइक ए फॉर एप्पल। एप्पल इज एन एग्जांपल, वो ए उतारना है आपके अंदर। ठीक है, तो पहले सेशन में इसके लिए बोल रहा हूं कि कंसेप्ट को उतारो, कंसेप्ट को समझो क्या हो रहा है। द फ्लो ऑफ डेटा इन योर प्रोजेक्ट एंड हाउ डेटा फ्लोज इन योर प्रोजेक्ट, इस चीज को जो शब्दों में ढालना है ढाल दो, दैट इज योर डेटा पाइपलाइन। मैं कोई रिजिड डेफिनेशंस पे नहीं चलने वाला कि नहीं यही वर्ड टू वर्ड कहना है आपको, नहीं। हर कंसेप्ट का एक आत्मा होता है, उस आत्मा को पकड़ के जो बॉडी बनाना है बनाओ। बस इंटरव्यू का एक ही टेक्निक में बता देता हूं, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर वर्ड्स बोलते हो तो इंप्रेशन खराब जाता है। कम से कम शब्दों में आप सामने वाले को क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? कम से कम शब्दों में मतलब इसका ये भी मतलब नहीं कि आप आधा अधूरा बताओ, बताना तो पूरा ही है। कोई रास्ता पूछता है किधर, इधर। कम शब्दों में आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कोई चीज? इंटरव्यूअर आपको सिखा नहीं रहा है, या फिर आप इंटरव्यूअर को सिखा नहीं रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट इन एक्सप्लेनेशन। मैं कर रहा हूं, ये चलता है, ये प्रवचन में कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा। अब मैं शॉर्ट में चला कर लेके गया तो आप बोलोगे क्या ही बोल रहा है ना? सो इंटरव्यू में जब भी आप बात करोगे, पूरा कंसेप्ट आपको पूरे पॉइंट्स बता देना है, ऐसे कि सामने वाला उसके ऊपर और बोल ना पाए कि इसमें ये रह गया वो रह गया, लेकिन उसको आपको मिनिमम वर्ड्स में देना है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? देन पाइपलाइन बनने के बाद सिर्फ उतने पे काम होता है क्या? नहीं। मॉनिटर एंड मेंटेन, क्या डेटा का फ्लो सही से चल रहा है, ठीक है? या फिर कहीं पे डेटा का रफ्तार स्लो हो रहा है, या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मॉनिटरिंग, अभी अपने घर के पाइपलाइन को अपन मॉनिटर नहीं करते, लेकिन क्या लगता है कॉर्पोरेशन के जो पाइपलाइंस बनते हैं, डैम से जो पानी आ रहा है, इसको मॉनिटर नहीं करना करता पड़ता होगा? मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता उसको? देना पड़ता है। मॉनिटरिंग करना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है। सो जैसे आपका अमाउंट ऑफ डेटा अगर छोटा है, मतलब आप कितना 1000 लीटर का आपका टंकी है घर का, उसके लिए कितना ही आप मेंटेनेंस आपको देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। बट अगर मैं ट्रेस करूं, डैम, वाटर प्रोसेसिंग प्लांट, फिर ओवरहेड वाटर टैंक्स, ये सारे सिस्टम को कहीं पे पानी का लीक हो रहा है तो टीम को जाना पड़ता है। यहाँ पे पाइपलाइन फूट गई, चलो यहाँ पे नया पाइप इंस्टॉल कर देते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? वैसे डेटा पाइपलाइन में भी होता है, मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। फिर
एक और एग्जांपल है कि डेटा पाइपलाइन सिर्फ इतना ही नहीं है, मॉडिफाई भी करना पड़ता है। आप बोलोगे मॉडिफाई क्यों? ये कोई बुलेट का साइलेंसर है, खोल दिया दूसरा लगा दिया? नहीं। पहले आप 2 माले के घर में रहते थे, आपके पास पैसा ज्यादा हो गया, बोले एक और माला बना लेते हैं। तीसरा फ्लोर बनाओगे तो पूरा पाइपलाइन आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर तीसरे फ्लोर के हिसाब से आपको पाइपलाइन और बनाना पड़ेगा नया वाला। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब पहले पाइपलाइन बना रहे थे, तो आपने पहले पाइपलाइन बनाते हुए कुछ गलतियां हो गई, जिसमें हमको समझ में आता है यार अपना एनर्जी ज्यादा जा रहा है इस सब में। तो आप बोले नहीं, हमको थोड़ा कन्वीनियंट चाहिए कि मैं मोटर का बटन दबाऊं और सारा काम हो जाए, मेरे को दिमाग को ताप नहीं चाहिए। ऐसा पाइपलाइन बनाओ। क्योंकि कई बार बनाने के बाद हमको समझ में आता है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बनाते हुए तो हम फॉर्म में बना देते, कोई दिक्कत नहीं, बन गया रेडी। बनाने के बाद समझ में आता है अरे यार ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। अब फिजिकली पाइपलाइंस जो पानी की बनती है उसको उतना मुश्किल होता है, बट डेटा पाइपलाइंस तो सारा सॉफ्टवेयर का खेल है। इधर से कोडिंग चेंज करो, पाइपलाइन बदल जाएगा। उधर थोड़ी आपको वो पाना वगैरह लेके जाना पड़ेगा एंड खोलो फिटिंग करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो मॉडिफाइंग डेटा पाइपलाइन, दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा इंजीनियर। ये चीज में क्लैरिटी है सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? नो? एक और चीज, कुछ ट्रेडिशंस हैं अपनी बैच जो होती है उसके। अगर यहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ प्रवचन ही दे रहा हूं और आपकी तरफ से अगर क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है इसमें, वैसे तो पहले ही सेशन में मुझे बोलना पड़ता है, बाद में मुझे बोलना पड़ता है चुप बैठो थोड़ा, मेरे को भी बात करने दो। सो अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई चीज समझ में नहीं आया, पूछना है, तो यू कैन गो हेड एंड आस्क, एंड यू शुड गो हेड एंड आस्क। रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर मतलब कई बार दिमाग में ऐसे आता है कि नहीं यार ये तो इतना बेसिक सवाल है, मैं कैसे पूछूं। एकदम बेसिक चीज है, बाकी लोग क्या सोचेंगे। एक बात बता दूं, सब यहाँ पे अपना इमेज मेंटेन करके बैठे, किसी को कुछ पता नहीं है, बराबर। पहली बात तो दूसरों की फिक्र नहीं करना सवाल पूछने से पहले। और वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो यू विल नेवर सी की क्या कहते हैं, यू विल नेवर गेट कि नहीं ये क्या पूछ लिया। नो, अगर जेन्युइन सवाल है, जेन्युइन डाउट है, तो यू शुड आस्क, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। सो नॉट जस्ट डाउट, मैं भी कभी कभी पूछते रहता हूं सवाल बीच बीच में, तो उनके भी जवाब देना। ठीक है। ओके। एक बार नजर घुमा लो, फिर मैं सवाल पूछूंगा। एक बार देख लो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नजर घुमा लिया? ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चंस। ओके, पहला सवाल, डेटा के अंदर अगर ऐसे कोई करप्ट रिकॉर्ड्स है जिनको मुझे हटाना है, जिनकी वजह से मेरा पोटेंशियल एनालिसिस जो है आगे जो होने वाला है वो खराब होता है, ये किस फेज के अंडर आता है? क्लीनिंग के अंडर आता है। ठीक है। पहला फेज कौन सा है? सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग सोर्सेस ऑफ डेटा, कि डेटा कहां पे है वो जानना पहले, क्योंकि जानोगे नहीं तो उसे पुल कैसे करोगे, राइट? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि प्रोजेक्ट के अंदर का जो डेटा का फ्लो है, बहाव है, उसे हम क्या कहते हैं? यस, डेटा पाइपलाइन। पानी का पाइपलाइन सिर्फ पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन। डेटा का पाइपलाइन इज समथिंग जिसके अंदर से आपका डेटा फ्लो होता है, बहता है। क्लियर हो रहा है? ग्रेट। अब दूसरी प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूं, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का अब क्या जिम्मेदारी है? डेटा साइंटिस्ट जो है स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के कॉम्बिनेशन पे चलता है। उसके लिए लगने वाला स्किल सेट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर डेटा इंजीनियर नीड्स टू डू। डेटा इंजीनियर को मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्लीनिंग करना है, डेटा लोड करना है रिस्पेक्टिव जगह पे। अब डेटा साइंटिस्ट की बात करते हैं। डेटा साइंटिस्ट की जॉब प्रोफाइल इज सजेशंस, कि द डेटा साइंटिस्ट हैज टू मेक सम सजेशंस जिसकी वजह से आपका बिजनेस इंप्रूव हो सके। जैसे कि यही डेटा मान लो, अभी जैसे सोशल मीडिया के ऊपर, अच्छा यूट्यूब बहुत सारे लोग देखते होंगे, यूट्यूब पे रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी रिसेंट तो नहीं काफी टाइम हो गया, डिसलाइक का बटन आप देख नहीं पा रहे हो। कितने डिसलाइक्स है उस वीडियो के ऊपर? आपको क्या लगता है
4 लोग पेड़ के नीचे जमा हुए और पेड़ के नीचे बात कर रहे हैं, डिसलाइक बटन हटा देते हैं और हटा दिया, ऐसा हुआ क्या? नहीं। बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुआ, स्टडी किया गया, उनको लगा कि इस चीज से अपना बिजनेस बढ़ सकता है, दैट्स व्हाई वो डिसीजन लिया गया। अब वो डिसीजन भी लेना क्यों जरूरी था? क्योंकि शॉर्ट्स में आने वाले आधे वीडियो तो आप डिसलाइक कर दोगे, है ना? रील्स पे आने वाले भी आप डिसलाइक कर देते अगर उसका ऑप्शन रहता, लेकिन वहां पे तो है ही नहीं। गेटिंग दिस पॉइंट? सो ऐसे डिसीजंस देना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा साइंटिस्ट, कि करना क्या है जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सके, जिससे आप पैसा बना सको। ठीक है? ये डिसीजंस देने के लिए डेटा साइंटिस्ट कैन यूज वेरियस क्या कहते हैं टेक्निक्स। डेटा साइंटिस्ट क्या क्या यूज कर सकता है मैं बताता हूं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, भविष्य को प्रेडिक्ट करने के लिए कि क्या हो सकता है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक चीज होता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यूजर के कमेंट्स वगैरह जानो, इनका ओरिएंटेशन किस तरफ है वो जानो, तो उसमें एनएलपी का इस्तेमाल हो जाता है। फिर मतलब ये ऑफ कोर्स सेंटिमेंटल एनालिसिस इसे कहते हैं। फिर मार्केट बास्केट एनालिसिस एक चीज होता है। अमेजोन पे जाके कोई मोबाइल खरीदता है तो इमीडिएटली उसका कवर भी दिखाया जाता है। तो मोबाइल खरीदोगे तो कवर तो लोगे ही, मोबाइल के एक्सेसरीज दिखाई जाती है। किसी दिन आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो और जूते देखते हो, उसके बाद दूसरे किसी भी वेबसाइट पे जाओ, सब जगह जूते दिखाई देते हैं। क्यों? रिकमेंडेशन, एड टारगेटिंग, एडवर्टाइजर्स को टारगेट करना। किसी दिन यूट्यूब ओपन करते हो तो वही वीडियोस दिखाई देते जो आप देखना चाहते हो, रिकमेंडेशन इंजन विच रिकमेंड्स कि आपने क्या देखना चाहिए बेस्ड ऑन योर वॉच हिस्ट्री। और अगर आपकी वॉच हिस्ट्री नहीं है तो आपके रीजन में क्या देखा जा रहा है, इंडिया से लॉगिन कर रहे हो तो इंडिया के टॉप वीडियोस दिखाए जाएंगे, दूसरे देश से लॉगिन करोगे तो उनके, देश छोड़ो स्टेट भी बदल दो, स्टेट छोड़ो सिटी बदल दो, आपकी लोकेशन के हिसाब से उस एरिया में या आपके कॉन्टेक्ट्स में क्या देख रहे हैं। अभी इतना भी नहीं है, आप एक जानो, अगर आपका 5 लोगों का ग्रुप है, मान लो जस्ट एज्यूम 5 लोग या 2 या 3 लोग का ग्रुप रहता है, मान लो आपका 2-3 लोगों का ग्रुप है और आप इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को रील्स शेयर करते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे दोस्त को जो पसंद आता है वो मुझे रिकमेंड किया जाए, क्योंकि उनको पता है इनके डिस्कशंस होते हैं आपस में, ये बात करेंगे इस चीज को लेके। ठीक है, ये एक चीज है। सो इस प्रकार के जो यूज केसेस है वो डेटा साइंस के अंडर आते हैं। और डेटा साइंस जो है वो एक क्या कहते हैं डिसीजंस देने का जॉब है, रिकमेंड करने का जॉब है। डेटा साइंटिस्ट का इज्जत डिपेंड करता है इस चीज पे कि उसने जितने डिसीजंस दिए उसमें से कितने डिसीजंस ने प्रॉफिट दिया। आप किसको पैसा दोगे जो आपको प्रॉफिट बना के दे? तो डेटा साइंटिस्ट का जॉब इसी पे चलता है, उसका नौकरी इसी पे चलता है कि he has to make proper recommendations so that a company should earn profit. When it comes to data engineer's job, डेटा इंजीनियर का जॉब सजेशंस पे नहीं है, डेटा इंजीनियर हैज टू फिजिकली जो है वो पूरा पाइपलाइन वगैरह डिजाइन करना, वो सब डेटा इंजीनियर प्रोफाइल के अंडर आता है। ठीक है, एंड डेटा इंजीनियर्स का जॉब इज मोर लाइक अ नेसेसिटी, ये नहीं होगा तो प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाएगा। ये चलेगा तो सजेशंस दोगे, नहीं चलेगा तो कहां से दोगे? आप बोलोगे तो ये बंदा डेटा इंजीनियरिंग की बात कर रहा है तो डेटा इंजीनियरिंग की ही तारीफ करेगा, राइट? बट ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने एंड से सर्च करना है, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे जाके भी आप इन चीजों को सर्च कर सकते हो, अपनी तरफ से हल्का सा एक्सप्लोरेशन करना, और मैंने जो कहा है वो मैच होता है कि नहीं वो देखना। ठीक है, ओके। अभी मन में सवाल आता है सिलेबस का, फटाफट से कवर कर लेते क्या क्या है। हडूप, हाइव, स्पार्क। स्पार्क हम इस लेवल पे करने वाले हैं क्योंकि स्पार्क का इंटरव्यू में बहुत ज्यादा डिमांड है। स्पार्क इस लेवल पे हम करने वाले हैं कि आपका डेटाब्रिक्स सर्टिफाइड स्पार्क डेवलपर सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो करने के बाद, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस है वो आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद इट विल बी क्लियर। देन आपका पूरा एक एंड टू एंड पाइस्पार्क का प्रोजेक्ट हम यहाँ बनवा के लेंगे आपसे, 1-2 हफ्ते लगेंगे इस चीज को करने के लिए। ठीक है, देन
काफका वगैरह हो गया, क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ हम जा रहे हैं, डेटा इंजीनियरिंग एडब्ल्यूएस के साथ हम जा रहे हैं। तो एडब्ल्यूएस की जो भी सर्विसेज है डेटा इंजीनियरिंग की, जैसे कि ईएमआर, काइनेसिस, एथेना, रेडशिफ्ट वगैरह जो है, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। एंड टू एंड सिनेरियो बेस्ड डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एक होगा, जिसमें ये सारे सिनेरियोज जो है डिस्कस किए जाएंगे कि किस प्रकार से होता है। जैसे आज भी हमने प्रोजेक्ट को देखा, लेकिन दूर से देखा। उस टाइम जब देखेंगे पास से देखेंगे, और तब मैं आपको याद दिलाऊंगा ये पहले सेशन की चीज है। ठीक है, ओके। आफ्टर दिस अगर मैं सिर्फ स्पार्क की बात करूं तो अपने पास 500 एक्सरसाइजेस है, 500 हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि नहीं, हमें प्री रिक्विजिट्स क्या लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल डोमेन के भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नॉन टेक्निकल डोमेन के कितने लोग हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4। ठीक है, बाकी सब कंप्यूटर वाले हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, हमें तीन चीजें प्री रिक्विजिट में लगती है यहाँ पे। एक पाइथन, एसक्यूएल एंड लिनक्स। तीन चीजें आपको प्री रिक्विजिट में लगेंगे, और ये तीन चीजें भी क्लियर करवाए जाने वाले हैं। ठीक है, अब रही बात, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मन में डर बैठा हुआ रहता है पहले से। ऐसा होता है कि हम कोडिंग करने बैठते हैं उसी के पहले, यार ये बहुत मुश्किल है। ये वैसा ही कहानी है, आपने देखा है ऐसे लोग जो गाड़ी में बैठने से पहले, यार यार मेरे को वोमिटिंग के जैसा फील हो रहा है। गाड़ी तक गए भी नहीं, घर में ही बैठे हैं, अभी तक गए नहीं गाड़ी तक। गाड़ी में बैठने से पहले ही, यार वो सर दुख रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको अगर मैं ये भी बोल दूं कि भाई नहीं चल हमको 5-10 किलोमीटर कहीं जाना है, वो बोलता है यार बाइक निकाल, क्योंकि कार निकालेगा तो मेरा सर चक्कर चक्कर खाने लगता है। और गाड़ी में बैठने के बाद चक्कर खाए तो समझ में आ सकता है, कुर्सी पे बैठे बैठे चक्कर आने लग जाए तो क्या कहोगे? ऐसा ही प्रोग्रामिंग का भी डर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने से पहले ही प्रोग्रामिंग से डरना नहीं है, पहले ही टेम्पलेट मत बना के चलो। प्रोग्रामिंग से डर के पीछे की सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूं क्या है। आपको ऐसा लगता है कि एक ही दिन में हम, क्या कहते हैं, टोनी स्टार्क वगैरह टाइप कोडिंग वगैरह चलो सब हम करते बैठे, ऐसे नहीं होगा। साइकिल सीखे थे पहले, कितनी बार गिरे थे? चलना सीखने की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को याद है नहीं। बस देखते हैं बच्चों को गिरते हुए, मुंह पे हंसते हैं उन पे। हमको खुद को याद है हम चलना कैसे सीखे? नो। साइकिल चलाना कैसे सीखे याद है? हमारा अनुभव है उस चीज में। पहले ही दिन, या फिर चलो बाइक वगैरह चलाना सीखे होंगे, व्हीकल अभी जो है पेट्रोल पे चलने वाले, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले भी है। वो जब चलाना आप सीखे, तो क्या पहले ही दिन जॉन इब्राहिम की तरह धूम धूम निकाली थी रोड से गाड़ी? या पहले गियर में 4-5 बार बंद गिरी गाड़ी, फिर अचानक से आगे का पहिया ऊपर चला गया, तो सोच रहे क्या हो रहा है ये? सब मुझे याद है, मेरे फ्रेंड की मॉम को जब हम स्कूटी सिखा रहे थे, तो उन्होंने एक्सीलेटर खींच दिया था एक्टिवा का। मैं मेरा दोस्त हम गाड़ी पकड़े पीछे, वो एक्टिवा हमको खींच के लेके जा रही है आगे। हाँ, आज अगर आप देखो उनको गाड़ी चलाते हो तो काफी कंफर्टेबली गाड़ी चलाते हैं। कई बार ऐसा होता है उसी में एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे पास एक अंकल है, फर्स्ट गियर में गाड़ी उनसे उठी नहीं, आगे का पहिया ऊपर हो गया गाड़ी का, वैसी ही गाड़ी गई और सीधा घुस गए किसी कंपाउंड में। और जब से घुसे तब से बोले मैं गाड़ी चलाने ही नहीं वाला। उनका जिंदगी खत्म होने को आ गया, अभी 60 साल उम्र हो गया उनका, वो गाड़ी चला ही नहीं रहे। सी ऐसा नहीं कि बंदे के पास पैसा नहीं, वो साइकिल पे जाते हैं, वो जो एटलस का साइकिल रहता है। उनको बहुत सारे लोगों ने बोला भी, अरे सीख लो, तुम्हारा गियर का गाड़ी नहीं जमता तो तुम स्कूटी सीख लो। बोले गाड़ी देखना ही नहीं मेरे को। क्या ऐसा चीज प्रोग्रामिंग के साथ भी हो सकता है? हो सकता है। क्यों? तुमने पहले एक्सीलेटर ज्यादा क्यों खींचा? तुमको किसने बोला था धूम का जॉन इब्राहिम बनने को? जरूरत नहीं थी। अगर चलो ठीक है, तुम थोड़ी कम पावर की गाड़ी चलाते तो ठीक था। अब तुम लोगे 150 सीसी की गाड़ी शुरू में, अगर उसकी जगह पे एमएटी होती तो पूरा एक्सीलेटर भी खींचो, वो आराम आराम से चलती थी। गेटिंग दिस पॉइंट? प्रोग्रामिंग सीखते हुए भी सबसे पहले अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी के सामने कोड आ जाए तो उसे ऐसा लगता है कि भाई हम तो अभी सैटेलाइट से उड़ाएंगे,
तो किसी के घर वाले भी कोडिंग देखते, घर वालों को तो समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। घर वाले बंदे को हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करते हुए भी देखे तो सोचेंगे अरे बाप रे, मेरा बच्चा कितना होशियार हो गया। और वो भी सक्सेसफुली रन हो जाए तो हम भी अकड़ के बैठ जाएं कि हमने जो सोचा था वो हो गया। क्या हुआ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हो सकता है ऐसा? अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्रोग्रामिंग का डर है, खौफ है, इसलिए क्योंकि प्रोग्रामिंग से बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जुड़े हैं कि हम एक्सपर्ट बन जाए। 10-15 दिन में कोई एक्सपर्ट बनता नहीं है, टाइम लगता है, वक्त लगता है। ठीक है। सो अब ये एक्सपेक्टेशंस को कैसे डील करें? समझ में तो आ जाता है गुस्सा करना गलत बात है, कोई कट मार के जाए उसका पूरा खानदान याद आ जाता है हमें। समझ में आता है गुस्सा करना गलत है, लेकिन निकल तो जाता है, पुरानी आदत है। 20-25 साल की वायरिंग है, कैसे चेंज करोगे? सो इसके लिए मैंने एक अलग टेक्निक्स निकाले जिसकी मदद से आप कंफर्टेबली उस लेवल को कैच कर सको। काइजन बोल के एक चीज है, कोई सीक्रेट्स मैं रखता नहीं हूं। दिस इज समथिंग विच आई फॉलो इन माई लाइफ एज वेल, और एंड आई हैव गॉट मेनी पॉजिटिव रिजल्ट्स। एक टेक्निक है जिसका नाम है काइजन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं ऐसे कहता हूं कि तुम डेली पाइथन का एक प्रोग्राम करो, 1 पाइथन प्रोग्राम डेली, जस्ट एन एग्जांपल मैं कह रहा हूं। हमारा कोर्स चलेगा 5 से 6 महीना। 6 महीने में दिन कितने? लगाओ, जरा हिसाब लगाओ। हिसाब किताब में तो सभी एक्सपर्ट है। 180 डेज। एक प्रोग्राम से शुरू करोगे, डेली एक 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 प्रोग्राम करते गए। फिर जब आपका थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा, फिर अपन 2-2 प्रोग्राम्स ऐसे करके अराउंड 200 से 300 प्रोग्राम अगर आप करके बैठे हो पाइथन के, तो आपको लगता है आप पाइथन को जान चुके होंगे। उतने टाइम में थोड़ा बहुत तो आपको किसी ने बोला कुछ करने को तो कर पाओगे। हाँ, अगर इसमें किसी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं मेरे को ज्यादा करना है, तो दिन के 2 या 3 प्रोग्राम करो। 3 प्रोग्राम करो, लगाओ कितना हिसाब होता है। अराउंड 360 टू 400 प्रोग्राम्स। बात सिंपल है, जितना आप करोगे उतना। अब इसमें ऐसा है कि 400 बोल दिया मैंने टारगेट, तो कुछ लोग अगर बैठ जाए आज 20-30 प्रोग्राम करेंगे, वो वैसा ही है जैसा जिम में पहले दिन आप कदम रखे, अरे आज तो भैया 50 किलो उठा के मारना है, बस दूसरे दिन सीधा सलमान खान बन के निकलना है बाहर हमको। ठीक है। और आपकी बॉडी है राजपाल यादव के जैसी, उठाने जाओगे 50 केजी, तो जो पहले दिन जिम किया उसके बाद अस्पताल में जाके दवाई खाओगे और फिर कभी जिम में कदम ही नहीं रखोगे। कितना भी मन करे, कितना भी आसान लगे, 2 या 3 प्रोग्राम्स के ऊपर डेली जाना नहीं है। कितना भी इच्छा हो मन में कि नहीं मुझे और करने हैं प्रोग्राम्स, मन तो है ही नालायक, मन को तो भटकाना ही है अपने को। कितना भी मन बोले, एग्जॉस्ट नहीं हो जाना है। ठीक है। यह है काइजन मेथड कि आप इतना छोटा टारगेट रखते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैंने बोला 400 पाइथन प्रोग्राम्स हमको कोर्स खत्म होने तक खत्म करने। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये तो तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ब्रेन वॉश कर रखा है। हार्ड वर्क चाहिए, मुश्किल से मुश्किल काम करो, ये करो, बड़ा सोचो। बोला छोटा सोचो। बड़ा सोच के क्या होता है मालूम है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राजपाल यादव जैसी बॉडी लेके, मेरे दिमाग में है सलमान खान जैसी बॉडी। तो ये जो गैप बनता है, इसी को तो हम स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इधर से ही निकलता है, इस गैप से। यू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट एज यू आर, यू वर्क डेली, थोड़ा थोड़ा काम करो, एक दिन पहुंच जाओगे। पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। क्लियर हो रहा है? सो आपके इमेजिनरी पोजीशन और आपकी करंट पोजीशन के अंदर का जो गैप है उसे पहले बंद करो, ये छोटे छोटे टारगेट्स रख के। दिन के 3 प्रोग्राम सुन के टेंशन आ रहा है? 2 प्रोग्राम सुन के टेंशन आ रहा है? नहीं आ रहा है? 400 सुन के आता है? मैं यहाँ पे आके आपको मोटिवेट करूं, हम बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स 400 हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस करेंगे, 400 हम परफॉर्म करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट मैंने ऑलरेडी किया, मैंने बोला 500 करने वाले हैं, तब आया था टेंशन। 500 एक्सरसाइजेस मैंने बोला स्पार्क के हैंड्स ऑन टास्क हैं, तब टेंशन आया था। 500 कैसे करेंगे, हमको तो प्रोग्रामिंग नहीं पता, आज थोड़ी करने हैं, तो आगे बढ़ेंगे धीरे 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 तो हो जाएगा। डेली अगर आप कवर करते जाओ, क्रिकेट मैच आप देखते हो, अभी तो बहुत सारे मतलब क्रिकेट
कंटिन्यूअसली चल रहा है, ऐसा तो ब्रेक है ही नहीं। T20 हो गया, टेस्ट हो गया, ओडीआई 300 का टारगेट है तो हर ओवर में 3-3 4-4 रन तो निकालो। तुम वहां पे अगर टेस्ट क्रिकेट की तरह टुक टुक करते रह गए तो वही होता है जो अपना फाइनल में हुआ था, वर्ल्ड कप फाइनल में। ठीक है, सुबह सुबह ऐसी पॉजिटिव बातें नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे वो मोमेंट को याद करके। सो आई डोंट होप दैट। और दूसरा एक टेक्निक है, फेमेंस टेक्निक। अब इसका सीन क्या है मैं बताता हूं। फेमेंस टेक्निक का जो अर्थ है वो ये है कि आप किसी कंसेप्ट को समझ कब पाते हो। मैं कहता हूं आपने कोई कंसेप्ट समझा है, मैं तब मानूंगा जब किसी और के दिमाग में आप उसे उतार सको, तो वो चीज आपके दिमाग में क्लियर है, सुनने वाले को आप समझा सको। फेमेंस टेक्निक, इसके एक्सरसाइजेस होंगे क्लास में, अगर नहीं हुआ तो जो भी कंसेप्ट अपने हो रहा है मिरर के सामने जाके बोलना है। बस मेक श्योर को वो मिरर घर का कॉमन मिरर ना हो, नहीं तो बोलेंगे क्लास लगाए क्या हो गया। ठीक है, या तो मोबाइल का सेल्फी कैमरा निकालो और जो सामने प्राणी दिख रहा है उस प्राणी को एक्सप्लेन करो। सेल्फी कैमरा में कोई खूबसूरत नहीं दिखता, पहली बात तो थोड़ा दूर आपको रखना पड़ेगा तो ठीक दिखेगा। नजदीक रखोगे बोला इच्छा ही नहीं हो रहा इसका शक्ल देख के बताने का, दूर रखो। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे आईफोन है किसी के पास, तो उनका चेहरा अच्छा दिखता है आईफोन वालों का, या फिर जो महंगे मोबाइल्स है वन प्लस वगैरह। हम तो रेडमी पे चलने वाले लोग हैं। ठीक है, रेडमी वाले कितने, मैं तो हूँ भाई, कौन है रेडमी वाले और मेरे साथ। यस, बैच में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ दे रहे हैं, ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग हैं। ओके, सो दूसरा आता है फेमेंस टेक्निक। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कैमरा खोलो, जो सामने प्राणी दिख रहा है उस प्राणी को चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, दो फायदे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो तो ठीक, इंटरव्यू में जवाब दे पाओगे। यहाँ पे किसी को जॉब इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है, एनीवन जॉब इंटरव्यू दिए या फिर वाइवा दिया होगा कॉलेज में। वाइवा में जब आपका नंबर आता है तो पेट के अंदर ऐसा हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं, नाक कान के अंदर से भाप निकलने लगता है, होता है। अच्छा, अभी अगर आप वाइवा में ऐसे डर के माहौल में मेरे सामने आके बैठते हो और मैं आपको सवाल पूछता हूं आपका नाम क्या है, अपने दोस्त का नाम तो नहीं बताओगे ना। नाम क्लियर है दिमाग में, मुझे पता है मेरा नाम क्या है। उसके बाद मैंने बोला किस कलर का शर्ट पहना है, तो उसको लगे पहले टेक्निकल वाइवा ले रहा है यूपीएससी का एग्जाम ले रहा है, तो देखेगा अच्छा अच्छा रेड कलर है, हाँ रेड कलर है। फिर मैंने बोला 2+2 कितने होते हैं, तो उसका टेंशन कम होते जाता है हर सवाल के साथ, अरे ये तो आसान आसान सवाल पूछ रहे हैं। 2+2 कितने होते हैं बता पाओगे, 4 होते हैं। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ 2+2 4। टेंशन आया, फ्रस्ट्रेशन आया, डर लगा, क्यों नहीं लगा, क्लियर है ना दिमाग में। दिमाग में चीज क्लियर है तो डरने की बात नहीं है। दिमाग में मैं आपसे क्या कहते हैं एक चीज अभी कहता हूं, जो चीज नहीं समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपको पाइथन में फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, अभी के अभी पेज के ऊपर लिखो, आया टेंशन। और ये चीज मान लो 1-to-1 इंटरव्यू में एसी कैबिन में जहां पे एसी का टेम्परेचर 21 है, दिमाग तो फटा जा रहा है लेकिन टेम्परेचर इज 21, सामने वाला भी फुल मजे लेने के मूड में बैठा है, बोलता है लिख प्रोग्राम। प्रोग्राम आप लिख भी देते हो, लिखने बोलता है तुमको लगता है ये सही है, तुम और धर्म संकट में अटक गए। तो बंदा क्या ही पूछ रहा है, हमको नहीं पता, हमको जो समझ में आया हमने लिख दिया, अब तुम देखो देना है तो दो नौकरी, नहीं तो छोड़ो हमारा पीछा। 2+2 पे ये सब लफड़े नहीं थे, उसके बाद ही चालू हुआ ना। जिन चीजों को लेके आप दिमाग में क्लियर रहोगे, इंटरव्यू में वो चीज बताने से डरोगे नहीं। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो टेंशन आने वाला है। ठीक है, ओके। अभी आज का जो कंटेंट हमको कवर करना था, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा इंजीनियर। आई होप ये सारी क्लियर है। नाउ जो सिलेबस कोर्स को लेके डाउट्स हैं या फिर इस सेशन को लेके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। अगर किसी को जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में जानना है तो यू कैन डिस्कस विद द अथॉरिटीज। ठीक है,
बाकी इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कोर्स कि कैसा होने वाला है, क्या क्या कवर होने वाला है, वैसे तो मैंने बता दिया है क्या क्या कवर होगा, क्या क्या एक्सपेक्टेड है। कोई चीज अगर मुझसे छूट गई है और अगर आपके मन में अटकी हुई है कि मतलब बहुत सारे, सी मेजर एक कॉमन सवाल यही होता है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ऐसे भी सवाल होते हैं मन में। सो इफ देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक दैट यू कैन गो अहेड एंड आस्क। बाकी अगर किसी का ऑफिस है, किसी को जाना है, वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, एनी क्वेश्चंस? यस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन में भी अगर किसी को कुछ सवाल है तो पूछो। यस। यस। ओके, देखो लैपटॉप तो आपको लगेगा, और इनिशियल जो हडूप और हाइव का प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, तो ऐसे नहीं कि आपको खुद से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत है। हमारे पास ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड है। आपको बस अपने एंड पे उसे ओपन करना है और काम करना सीधा चालू करना है। तो लैपटॉप एक आपको लगेगा, ठीक है। और अगर लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो 8 GB रैम सफिशिएंट है, i3 प्रोसेसर सफिशिएंट है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं, तो आपका मैटर ही नहीं करेगा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कि एडब्ल्यूएस पे अगर मैं उस कंसेप्ट को बता रहा हूं, तो आपका i3 हो या i7 हो, रिसोर्सेस तो एडब्ल्यूएस से कंज्यूम हो रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी। मिनिमम मैंने बोल दिया 8 GB रैम, i3 प्रोसेसर, ठीक है। यस, और कोई सवाल? डेटाबेस में, देखो डेटाबेस में आइदर माइसीक्वल या फिर ओरेकल में से एक चीज आपको सिखाई जाएगी। अल्टीमेट अपना एंड गोल ये है कि हमें क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस का डेप्थ, ऑफ कोर्स आरडीबीएमएस एक सर्टेन डेप्थ में आपका होता है, लेकिन अपना इंटेंशन है उसका जो लैंग्वेज है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो क्वेरी आपको, वो लैंग्वेज आपको सीखना है। अक्रॉस दी आरडीबीएमएस लैंग्वेज में 19-20 फर्क है एसक्यूएल में, और वही एसक्यूएल आपका आगे आता है स्पार्क सीक्वल में आ जाता है, वही आपका हाइव के अंदर आ जाता है। सो दैट्स व्हाई जब भी आप क्या कहते हैं इन चीजों के ऊपर काम करोगे, तो आपको एसक्यूएल एज अ लैंग्वेज उसके ऊपर फोकस करना है। आरडीबीएमएस में हम काम नहीं करने वाले। सिखाने को आपको सिखाया जाएगा, बट एज अ डेटा इंजीनियर यू डोंट नीड टू वर्क ऑन आरडीबीएमएस, ठीक है। डेटाबेस पे काम नहीं करना है। बाकी बिग डेटा में आ जाते हो तो जो आपका एक डेटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशन है हाइव, उसे हम देखेंगे, और क्लाउड की साइड में जो है रेडशिफ्ट, इसको हम देखेंगे, ठीक है। मोंगोडीबी नोसीक्वल डेटाबेस है, तो नोसीक्वल का अगर हमको करना है तो हम एचबेस देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने इकोसिस्टम में फिट हो जाता है। घूम फिर के उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब नोसीक्वल में डेटा जाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग पर्पसेस, सो वो एक ऑफ कोर्स विल कवर इट बाय दी क्या कहते हैं एचबेस के पॉइंट से अपन कवर करेंगे उसको, ठीक है। Sir, यस। what is Redshift? रेडशिफ्ट, सो सवाल आया है कि रेडशिफ्ट क्या है। तो एडब्ल्यूएस की तरफ से एक डेटा वेयर हाउसिंग वगैरह अगर आपको करना है, तो उसके लिए एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है जिसका नाम है रेडशिफ्ट। आप अपने कंप्यूटर पे एसक्यूएल सर्वर वगैरह इंस्टॉल करोगे और इसके ऊपर डेटा रखोगे, उसके अलावा आप रेडशिफ्ट के सर्वर्स ले सकते हो एडब्ल्यूएस से, और उनके ऊपर यू कैन होस्ट योर डेटा, ठीक है। सो इट इज क्या कहते हैं एक आरडीबीएमएस या फिर एक मान लो डेटा वेयर हाउस के जैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है रेडशिफ्ट, एडब्ल्यूएस का जो सर्विस है। यस, और कोई सवाल? Kafka is similar as Redshift. नो, काफका इज नॉट सिमिलर एज रेडशिफ्ट। काफका के बारे में सुना होगा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, नहीं सुना होगा तो कोई चिंता नहीं है, होगा। स्ट्रीमिंग डेटा आपको पता है, डेटा स्ट्रीमिंग, जैसे कि स्टॉक मार्केट यहाँ पे देखा होगा, वो ग्राफ्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, रियल टाइम डेटा है, राइट। तो ऐसे यूज केसेस हैं कि डेटा जनरेट हो रहा है रियल टाइम पे, कुछ कैलकुलेशंस करके कुछ दिखाना है, ऐसे केस में काफका और स्पार्क स्ट्रीमिंग पिक्चर में आता है, ठीक है। So we are going to cover Kafka as well as I'll be showing you some concepts of Spark streaming as well. कुछ रियल टाइम डेटा एनालिसिस भी अपन करने वाले हैं, ठीक है। एंड रेडशिफ्ट इज लाइक आप डेटा को एक सर्टेन स्ट्रक्चर में उसमें स्टोर कर रहे हो। काफका में वो नहीं हो रहा है, स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है,
काफका बीच में बैठा है, ठीक है। स्ट्रीमिंग डेटा में बहुत सारे चैलेंजेस है जो काफका की मदद से सॉर्ट आउट हो चुके हैं। वो अभी अगर हम डिस्कशन पे उतरेंगे तो और एक आध घंटा आगे खिंच जाएगा। सो जब काफका आएगा विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। यस, और कोई सवाल? यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी की अगर मैं बात करूं तो जो क्लाउड के जितने भी सर्विसेज हम देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है एडब्ल्यूएस के। और दूसरी चीज स्पार्क एंड काफका। बाकी हडूप एंड हाइव जो है वो है कि किस प्रकार से ये शुरू हुआ है। इसमें आपका फाउंडेशन कवर होगा, बिग डेटा का जो फाउंडेशन है कि प्रॉब्लम क्या था, उसे सॉल्व करने का तरीका क्या था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उसी तरीके को आगे एक्सपांड करते हुए किस लेवल पे लेके आए, वहां तक अपन जाने वाले हैं, ठीक है। बट इफ यू आस्क मी अबाउट द हाईएस्ट वेटेज, दैट इज पाइस्पार्क, काफका एंड एडब्ल्यूएस सर्विसेज, ठीक है। ये तो सब एडवांस है, इसके नीचे 3 पिलर खड़े हैं, पाइथन, सीक्वल एंड लिनक्स। इन तीनों पिलर्स के ऊपर आपका पूरा डेटा इंजीनियरिंग खड़ा है, ठीक है। यस, और कोई सवाल? यस, देखो नॉन आईटी वाले जो है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने ये जो 3 पिलर्स कहे जो फाउंडेशन की आपको जरूरत है, देखो मेरा खुद का ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन जब मैं कंपनी में काम पे बैठा तो मैं उतना ही नौसीखिया किया था। रीजन बिहाइंड दैट मैं बता दूं, एकेडमिक लेवल पे किसी चीज को कवर करना एंड इंडस्ट्री लेवल पे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, इसके बीच में एक गैप होता है। हाँ, अगर मान लो आपको पाइथन का डिसेंट नॉलेज है, आप एसक्यूएल के क्वेरीज चला सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग की ये सर्विसेज मैं आपको बड़ी आसानी से बता सकता हूँ, और आप डेटा इंजीनियरिंग में काम भी कर सकते हो। आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं है, इवन इफ यू आर नॉन टेक्निक, इवन इफ यू बिलोंग टू नॉन टेक्निकल फील्ड। मैं कहता हूँ सारे कंप्यूटर ग्रेजुएट्स को मैं एक जगह बिठाता हूँ और उनको एक पाइथन का प्रोग्राम देता हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ऑफ कोर्स लोग रहेंगे जिन्होंने ऑलरेडी पाइथन के ऊपर दिमाग लगाया है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं रहेंगे, बट मेजोरिटी जो जनता है वो कंसेप्ट सीखते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन उतनी लेवल पे नहीं सीख पाते। तो पहली बात, आप में और आईटी वालों में उतना भी बड़ा गैप नहीं है जितना आप सोच रहे हो। किसमें? नॉन आईटी और आईटी वाले में बेसिक डिफरेंस है कि नॉन आईटी वाला, जो आईटी वाला है उसने ट्रेलर देख रखा है, आप सीधा पिक्चर देखने को आए हो, दैट इज मेन डिफरेंस। नॉन आईटी वाले जो होते हैं, जिनका मतलब 4 साल का डिग्री है, अगर कोई ढंग से वो डिग्री कर रहा है, ढंग से डिग्री करने का मतलब, अभी देखो पहला सेमेस्टर जो एकदम फर्स्ट ईयर है, सी देन सी प्लस प्लस देन जावा, देन फिर कभी पीएचपी आ जाता है, कभी पाइथन आता है, फिर एडवांस जावा आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स आता है, बहुत सारी चीजें। डिग्री होके 1 साल आपका हो गया, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या क्या याद है। कितने लोग हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएशन हो गया और 1 साल हो गया? यस, बबल सॉर्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये उनका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली। अगर वो आज उस कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक से रिवाइज करेंगे, तो उनको आपसे जल्दी समझ में आएगा। हाउएवर, अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या कहते हैं, उनमें और आप में बहुत बड़ा गैप है, तो बहुत गलत है। क्योंकि जब आईटी एक सिलेबस डिजाइन होता है, तो सारे डोमेन्स को कंसिडर करके डिजाइन होता है। वो स्पेसिफिक डेटा इंजीनियर स्पेशलिटी वाला सिलेबस नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस का डिग्री लिया है, उसमें नेटवर्किंग भी है, कंपाइलर डिजाइन भी है, प्रोग्रामिंग भी है, और क्या कहें आपका इमेज प्रोसेसिंग भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी है, बहुत सारी चीज है इसमें। तो एक किसी स्पेसिफिक डोमेन की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। वो ऐसा है कि हमने आपको सब दिखा दिया, अब आपका मर्जी जिस फील्ड में आपको जाना है। अब मैंने 3 टॉपिक्स बताया आपको, अगर आपको इधर आना है, डेटा इंजीनियरिंग में आना है, उससे ज्यादा की आपको नॉर्मली जरूरत नहीं रहेगी फाउंडेशन लेवल पे, लिनक्स, पाइथन एंड एसक्यूएल। तो इन्होंने मान लो जो आईटी डोमेन के लोग हैं, उन्होंने कितने सब्जेक्ट स्टडी करे, हर सेमेस्टर को शायद 5 रहते हैं, राइट? ऐसे 4 सेमेस्टर्स है, नहीं सॉरी, ऐसे 8 सेमेस्टर्स है।
ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है? 40। उन 40 में से इनको भी 3 काम में आने वाले हैं, और वो 3 अगर आप डेली, जो मैंने मेथड बोला काइजन, उस मेथड से अगर डेली आप 2-2 3-3 2-2 3-3 करते चल रहे हो, तो आपका हाथ बैठ जाएगा उस पे। हाथ बैठने को टाइम लगेगा, बट हाथ बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आईटी वालों ने पहले प्रोग्राम्स किए हैं, उनका लॉजिक अगर क्लियर है, उन्होंने पहले किया है, तो उनको आपसे आसान जा सकता है। और मैं तो कहूंगा जाएगा ही, जिन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं परफॉर्म, उनको आसान जाएगा आपकी कंपैरिजन में। लेकिन आपको इतना भी मुश्किल नहीं जाएगा कि आप कर नहीं पाओगे। हार्डली 1 मंथ आपको लगेगा जब काइजन की प्रोसेस में उतरोगे। आप और आईटी वाले साथ में बैठ के एक लेवल पे काम करोगे जब अपना स्पार्क एक्सरसाइजेस चालू हो जाएंगे। ठीक है, अभी आई गेस देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स फ्रॉम इवनिंग बैच एज वेल, अभी यहाँ पे आए हैं। सो इनमें से भी बहुत सारे नॉन आईटी वाले हैं, वो भी वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनको भी पाइथन सिखाया गया है, इनको भी एसक्यूएल सिखाया गया। सो अभी मुझे फर्क समझ में नहीं आता, कई बार नॉन आईटी वाले आईटी वालों को ओवरटेक कर लेते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हमको ज्यादा मेहनत लेना पड़ेगा, तो ज्यादा मेहनत लेते हैं, उनको भी ओवरटेक कर जाते हैं। ऐसा भी होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आप नॉन आईटी से हो आईटी से हो, अगर आपके ये 3 प्री रिक्विजिट्स क्लियर है, एंड अगर आपको कंसेप्ट्स जो मैं सिखा रहा हूँ वो ठीक तरीके से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिग डेटा के टूल्स मेरे सर पे, इनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको पूरा दे दूंगा। बट जो मैं बोल रहा हूं कि इसके अलावा आपको दिन में से आधा घंटा कम से कम निकालना पड़ेगा एक पाइथन प्रोग्राम, एक एसक्यूएल क्वेरी के लिए। वो चीज आप करते रहे, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल गेन सिमिलर एक्सपर्टीज जो आईटी वालों का है। जब ये सेशंस आगे बढ़ते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता कौन आईटी है कौन नॉन आईटी है। ये शुरू शुरू में डर रहता है, वो नहीं कि गाड़ी में बैठने का डर जो रहता है, ये शुरू शुरू में ये चीज लगता है, बाद में ऐसा कुछ फील नहीं होता। ठीक है, ओके। और कोई डाउट्स किसी को? यस, एनीवन? नो? यस यस, प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ हाँ। पहले मेरा एक ऑनेस्ट सजेशन मानो, नहीं नहीं, मेरा चैनल भी साइड में रखो थोड़ी देर के लिए। देखो, अगर आप चाहो कि आपको YouTube पे वीडियो रिकॉर्ड करके डालना है आज, तो भी आप डाल सकते हो। सो जरूरी नहीं है कि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा। आई से गो बाय बुक्स। ठीक है, इनिशियली जो अपने कोर्स में हो रहा है वो देख लो, एक बार यहाँ पे चीज पे आपको क्लैरिटी आ जाए कि कोर्स में क्या हो रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए आपको कहाँ पे जाना है। कभी मैं डॉक्यूमेंटेशन को पॉइंट कर सकता हूँ, कभी मैं कुछ बुक्स के नाम दे सकता हूँ, इट डिपेंड्स। सो मैंने मेरा जो एक्सप्लोरेशन किया है, कि मान लो मैंने 10 जगह सर पटक के देख लिया मेरे को कहां से मिला है, तो मैं आपको वो 10 जगह सर पटकने का काम नहीं रखूंगा। ऑफ कोर्स एक्सप्लोरेशन तो चाहिए, ऐसा नहीं कि सब स्पून फीडिंग होगा, एक्सप्लोरेशन तो चाहिए, बस आई विल पॉइंट यू टू दी सोर्स जहां पे जाके आपने एक्सप्लोर करना है। जैसे मैंने बोला ये पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन में बढ़िया बताया है अपाचे के, उस वेबसाइट पे जाके चेक करो। मैं ब्लॉग्स भी नहीं पढ़ता हूं, आई नॉर्मली गो विद डॉक्यूमेंटेशन। जिन्होंने बनाया है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है, फिर उनकी किताबें हैं, बुक्स हैं, ये चीजें भी है। तो जहां पे जिस कंसेप्ट को, जहां से मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट अवेलेबल है, उस जगह मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा फॉर फर्दर रीडिंग। नॉर्मली तो हम यहीं पे सारी चीजें कवर करवा के लेंगे, इतना भी करोगे तो भी इंटरव्यू वगैरह आप क्लियर कर पाओगे। लेकिन आपको एक्सपर्टीज चाहिए और फर्दर, तो अराउंड 5 to 10 बुक्स, क्या कहते हैं, जिनके ऊपर, मतलब वो 5 to 10 बुक्स, मेरा अपना एक्सपीरियंस, ये सब मिला के मैंने कोर्स को डिजाइन किया है। तो आपको बहुत सारी चीजें शॉर्टकट में मिल जाएगी। शॉर्टकट में मतलब सीखने को तो टाइम जाएगा, बस ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको पॉइंट आउट करा दूंगा, नॉट एन इशू। ओके।
वेलकम। यस, और कोई सवाल किसी का? यस, अपने दोस्त को बोलने को मत बोलना। पूछना तो मेरे को है, मैं दोस्त को बोल दूंगा तू पूछ ले। हाँ, पूछो, खुद पूछो, इंटरव्यू आप ही को देना है, आपके दोस्त थोड़ी देंगे इंटरव्यू। तो मेरी शक्ल को देखो, मेरे सींग निकले हुए, डरने की बात नहीं है। यस, क्लियर है सब? ओके, ऑनलाइन में किसी को कुछ सवाल है? सर एक सेकंड ना, ऑनलाइन का एक सवाल ले लेता हूँ। हाँ बोलिए। सर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग डेटा एक बार एक्सप्लेन करो ना। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग डेटा पाइपलाइन, ठीक है, मैं बताता हूँ। यस, आप पूछ लीजिए, आपका क्या डाउट था? यस, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग प्रकार के हैं, राइट? AWS है, एज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। सबका अपना अपना अलग अलग स्टैक ऑफ सर्विसेज है, ठीक है? जैसे अगर मैं एज्योर में जाऊं तो वहां पे डेटा फैक्ट्री, डेटा ब्रिक्स, सिनेप्स एनालिटिक्स, डेल्टा लेक, ये सब टेक्नोलॉजीज आ जाती है। AWS में मैं आ जाऊं तो EMR, काइनेसिस, रेडशिफ्ट, ये सब टेक्नोलॉजी आ जाती है। GCP में अगर मैं जाता हूं तो डेटाप्रॉक, बिग क्वेरी, ऐसी सर्विसेज आ जाती है। अभी इनमें फर्क कितना आता है? इन सर्विसेज में उतना भी फर्क है कि मान लो कि मैं एक दुकान से एक चीज खरीद रहा हूं, वही चीज मैं दूसरे दुकान से खरीद रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है, ब्रांडिंग में फर्क हो सकता है, हल्का सा चेंज में फर्क हो सकता है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम में तो कोई फर्क नहीं है। दैट्स वाई जब आप इंटरव्यू को जाते हो तो पूछते हैं कि किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपका एक्सपीरियंस है क्या। अगर AWS पे आपका एक्सपीरियंस है, या फिर एज्योर पे आपका एक्सपीरियंस है, या फिर GCP, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो दूसरा आप बड़ी आसानी से अडेप्ट कर सकते हो, क्योंकि काम तो वही है, दुकान अलग अलग है। मान लो इधर लेके मैं लेक्चर लूं, या फिर किसी दूसरे हॉल में लेके लेक्चर लूं, लेक्चर तो लेना ही है, सिलेबस तो सिलेबस है, काम तो वही करना है। हाँ, फॉर्मेलिटीज बदल सकते हैं, बेंच अलग रह सकते हैं, बोर्ड अलग रह सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं चश्मा अलग पहन के आ जाऊं। गेटिंग दिस पॉइंट? सो मेजर ड्रास्टिक एकदम चेंज नहीं है। एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को अगर आप ढंग से समझ लो, जान लो, तो दूसरा आप आसानी से अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्लाउड की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि यूजर मैनेजमेंट की कोई चीज होती है, नेटवर्किंग की कोई चीज होती है, और बिग डेटा के सर्विसेज की कोई चीजें होती है। इफ यू आर क्लियर विद दोस टर्मिनोलॉजीज, देन फर्क नहीं पड़ता, फिर आप AWS पे जाओ, एज्योर पे जाओ, GCP थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर्ड टू AWS एंड एज्योर, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू अडेप्ट इट, यू कैन इजीली अडेप्ट इट, अगर प्रॉपर आप उसको सीखने में टाइम डालो बाद में। कंपनीज को इतना क्लैरिटी होता है कि आपका जो मेन स्किल क्या है, डेटा को क्लीन करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा पाइपलाइन जो है उसका बहाव कंटिन्यू रहना चाहिए, मेन वो है। तो इसके लिए जो कोडिंग लगता है या फिर जो लॉजिक लगता है, वो एक साइड पे, किससे आप इस चीज को करवा रहे हो वो अलग साइड पे, ठीक है? सो क्लाउड सर्विसेज आर जस्ट, मैं कहूंगा एक इंटरफेस है ये सब काम करवाने का। अब किससे कैसे काम करवाना है, ये हम करवा सकते हैं अगर हमको काम आता हो। अगर हमें प्रोग्रामिंग आती हो तो हम ये सब प्रोग्रामिंग और SQL का अगर अपना क्लैरिटी है, तो हम ये सब बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपको फॉर्मेलिटी सीखना पड़ता है, 15-20 डेज का टाइम में यू विल अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्मेलिटीज एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। सो अगर आप गैप बोलोगे कितना लगेगा, ये सब क्लियर है तो 15-20 दिन के अंदर यू कैन कवर द टॉपिक्स, ठीक है? और एक और सवाल पूछा गया था ऑनलाइन बैच से, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग डेटा पाइपलाइंस। सो मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग का क्या मतलब है? मॉनिटरिंग के बारे में पहले बात करते हैं कि अगर मैं पाइपलाइन चलाता हूं,
पाइपलाइन 2 घंटा चलता है, बंद होता है। तो जब वो चल रहा है तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब वो चल गया तो एरर फ्री चला या एरर आ गया बीच में? एरर आया तो क्यों आया? ये सब आ जाता है आपके मॉनिटरिंग में। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं कि मैं कहीं पे रिजल्ट लिख रहा हूं लेकिन रिजल्ट बहुत स्लो लिखे जा रहे हैं, मुझे रफ्तार चाहिए, तो आई नीड टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करूंगा या फिर मैं अलग-अलग चीजें ट्राई आउट करूंगा। ये सब किया जाता है मेंटेनेंस में। सो मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग डेटा पाइपलाइंस, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है? यस, और कोई डाउट्स किसी को तो प्लीज गो अहेड। यस, कोई डाउट नहीं है? यस, ऑनलाइन में कोई डाउट है? यस। नहीं, वही मैं क्लियर किया। एआई मशीन लर्निंग का पार्ट जो है वो इस कोर्स में नहीं है। डेटा इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल में मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल नहीं आता है। इवन इफ यू गेट इनटू डेटा साइंस में मशीन लर्निंग का जो है वो रोल आ जाता है। ठीक है? हाउएवर वो डेटा प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन लर्निंग वगैरह को यूटिलाइज करते हैं। अभी एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये टर्मिनोलॉजी सुन के हमको बड़ी खुशी होती है। सी नॉर्मली ऐसा होता है कि वी गो विद चलो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, बट इस चीज को करने के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, पाइथन उसके लाइब्रेरीज का नॉलेज होना चाहिए, देन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, 3 अलग कैटेगरी, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसका आपको रिक्वायरमेंट आ सकता है। अलग-अलग डोमेन्स, इसमें स्टडी का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड है। और अगर आप बात करोगे कि कंपनी में जॉब को अगर आपको लगना है इस चीजों को लेके, तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का झंडा लहरा के अपन बोल सकते हैं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिखाने को मैं सिखा भी दूंगा कुछ चीजें। हाउएवर जब जॉब इंटरव्यूज के लिए जाओगे, जब काम करने बैठोगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि डेटा साइंस में नॉर्मली कौन जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जिसने 3-4 साल स्पेंड करे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन बनाने में जिसने टाइम स्पेंड किया, जिसको एप्लीकेशन का भी आइडिया है, डेटा का भी आइडिया है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन भी वो रखता है, उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स का भी आइडिया है। ये सब आने के बाद जो डेवलपर्स हैं उन्हीं को पैरेलली डेटा साइंटिस्ट का रोल दिया जाता है। उनमें से बहुत सारे लोग ट्रांजिशन करते हैं डेटा साइंस में, क्योंकि वो एक मैनेजरियल लेवल तक पहुंच जाते हैं। वहां पे जाने के बाद उनको डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने होते हैं, सो दे गेट इनटू डेटा साइंस। मान लो आप जाते हो डेटा साइंस में, क्या आपके अंदर एट दिस पॉइंट वो सारे क्वालिटीज है? मुश्किल है, और इसका बेस काफी वाइड है। हाँ, व्हेन इट कम्स टू डेटा इंजीनियरिंग, मैंने बोल दिया जो फाउंडेशन है पाइथन, सीक्वल, लिनक्स, 3 चीजें। इसके बाद जो डेटा इंजीनियरिंग के टूल्स है उतना अगर कर लोगे, पाइपलाइन बनाना, मेंटेन करना वगैरह, एवरीथिंग इज फाइन। बात करते हैं जॉब्स की, इक्वली अवेलेबल है। जितने डेटा इंजीनियरिंग को है जॉब्स, उतने ही डेटा साइंस को भी है। दूसरी चीज पैकेज की बात करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स पैसा, पैसा किसको नहीं चाहिए। डेटा इंजीनियरिंग में भी जो पैकेजेस हैं उतने ही हैवी है जितने डेटा साइंस में है। अगर अपॉर्चुनिटीज के मैं बात करूं तो इवन ऐसा भी हो सकता है डेटा इंजीनियर माइट इवन ओवरटेक डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि जैसे मैंने इनिशियली बोला, डेटा साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सजेशंस, बट डेटा इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसिटी, वो जरूरी है, उसके बिना प्रोजेक्ट ही ना चले। गेटिंग दिस पॉइंट? सो ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स वो ओवरटेक भी कर जा सकता है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल। ठीक है? मेरी बात पे भरोसा नहीं करना है। देखो, मैं तो सिखाने बैठा हूं, मेरी बात पे भरोसा मत करो। linkedin.com पे जाओ, naukri.com पे जाओ, डेटा इंजीनियरिंग के ओपनिंग्स देखो। 3-4 कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूं। डेटा इंजीनियरिंग, स्पार्क, डेटा इंजीनियरिंग एक हो गया, स्पार्क एक हो गया, ये 2 चीजें।
स्पार्क डेवलपर वगैरह जो भी है, पाइस्पार्क, ये 3-4 चीजें आप सर्च करो, इस पे कितने जॉब्स हैं, देन पैरेलली देखो डेटा साइंस में कितने जॉब्स हैं, कंपेयर करो, अपने हिसाब से करो, सब ओपन है, ओपन मार्केट है, राइट? गो आउट देयर, कंपेयर कितना है, क्या है, और किस चीज के लिए क्या करना पड़ने वाला है, कंपेयर एवरीथिंग एंड व्हिचएवर यू फील बेटर, गो विद दैट, ठीक है? हाँ, बट इतना है, अगर डेटा साइंस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे वो नहीं होने वाला है, यहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग होगा, जो मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया वो वाला काम होगा, ठीक है? यस, सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करना है, डेटा लेके आना है, क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, भेजना है। इसमें डेटा का साइज होता है टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, मतलब आपके लैपटॉप के 1000-10,000 गुना ज्यादा कैपेसिटी का डेटा डेली जनरेट होता है, उसके साथ डील करना होता है, नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट ही क्रैश कर जाए, काम ही ना हो पाए। सो बिग डेटा जो हम कहते हैं, सो ये बिग डेटा के अंदर आता है, तो वो एक सेपरेशन समझो, बिग डेटा के ऊपर डेटा साइंस के वर्कलोड चलाए जा सकते हैं, लेकिन वो डेटा इंजीनियर का काम नहीं, डेटा इंजीनियर का काम है इस बिग डेटा को हैंडल करना, ठीक है? बाकी व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम अबाउट इट एंड हाउ टू डील विद इट, इसके बारे में हम बात करेंगे कल के सेशन में, ठीक है? यस, बाकी और डाउट्स किसी को? यस, पाइथन बेसिक्स आर इनफ, बेसिक और ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट लेवल। मेरे पास पाइथन के 100 प्रोग्राम्स हैं, उसमें से 50 मैं यहाँ पे करवाता हूँ, 50 मैं आपको एक्सरसाइज को देता हूँ, उतने भी कर लोगे काफी है। और 50-50 कितने दिनों का काम है टोटल? दिन में 2 प्रोग्राम किए तो 50 दिन का काम है, ठीक है? उतने में आपको क्लैरिटी आ जाएगा, उतना काफी है। एकदम ही आपको एडवांस या फिर एकदम ही हाई लेवल कंसेप्ट्स आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे अगर उधर भी जाना है तो उधर भी पहुंचने के रास्ते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड रहेगा, आस्क मी, आई विल टेल यू द रूट, ठीक है? यस, एनी अदर क्वेश्चंस? All right, I'll take it as no. That's it for our today's session. Have fun, enjoy your life, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहो। तो मिलता है कल 7:30 बजे, ठीक है? चल, बाय। ओके, यस, ऑनलाइन में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ नहीं है डाउट्स वगैरह तो विल एंड द सेशन।